देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मौजूदा सियासी मंजरनामा इंतहाई गैर यकीनी और तकसीम का शिकार है। ऐसा लगता है कि सब सियासतदान दस्तयाब ताकत और जाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं। एक गिरोह अवामी ताकत का दावा करता है, जबकि दूसरा गिरोह ताकतवर रफीक की पुश्त पनाही का नाजा है। लेकिन हवा बदल रही है, रुख तब्दील हो रहे हैं और अदालती फैसलों के जरिए तासुर बदल रहा है। धड़ाधड़ फैसले साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में आ रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट किसी भी एतबार से साबिक वजीर आजम इमरान खान को रिलीफ देने के हक में नजर नहीं आती है। सवाल ये कि अदालती फैसलों से ये समझा जाए कि तबका एस्टैब्लिशमेंट से हटकर तहरीक इंसाफ के लिए नरम कोशा रखता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में भी अब एतमाद है। असद कैसर साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर कहते हैं कि हुकूमत कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है हुकूमत क्या चाहती है। हमारा काम है कि हम जो हमारे कानूनी हक है कि हम एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें, अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुँचाए और अपना नैरेटिव बयान करें, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी हुकूमत जो कर रही है बिस्मिल्लाह करे, इसका कोई परेशानी और कोई खौफ नहीं है। अब सवाल तो बनता है कि कल तक इदारों से इंसाफ की तलबगार तहरीक इंसाफ आज इस कदर पुर एतमाद, एम्पायर की उंगली, लंदन, पेरिस या अडियाला का प्लान, आखिर तहरीक इंसाफ के हाथ क्या लगा है? सवाल ये है, लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया, जाकर उठाकर फेंक दिया। इसके बाद नून लीग एक बार फिर अदालतों पर चढ़ दौड़ी है। उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अदालती फैसलों से मुतालिक कहा वो मैं नहीं कह सकती, आप सुन लीजिए। 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतजार करूंगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ। अब सवाल ये है कि फैसलों को मानने की रविश आखिर कब चलेगी इस मुल्क में। मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं रहा। माजी में पनामा केस के हवाले से जजेस को आड़े हाथों लिया। उस वक्त के 2 सर्विंग जजेस के खिलाफ नून लीग के जलसों में तस्वीर नुमाया की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 90 दिन में इलेक्शन की बात की तो नून लीग की तरफ से वो भी नहीं मानी गई। इस्लामाबाद के 6 जजेस का खत आता है तो नून लीगी वज़रा उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर देते। हद तक यहाँ तक पहुंच जाती है कि सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर उनकी पर्सनल चीज़ें और उनको पर्सनल जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज धमकी आमेज लहजे में जजेस से मुखातिब हुई और आज भी वही लहजा वही रवैया है और इसी सब पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 सरकार ने असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इस अमल पर और इस अहकामात पर और फैसले पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में सुहेल शौकत हैं, वजीर बराए सोशल वेलफेयर हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदेद कहूँगी सर। चंगेज़ खान काकड़ हैं, एमएनए है पीटीआई से, और अख्वाज़ादा चटान है, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, सीईसी के मेंबर भी हैं, आपको भी खुशामदेद कहूँगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सुहेल शौकत साहब आपकी तरफ आऊँगी। सुहेल शौकत साहब, जिस किस्म के इस वक्त माहौल बना हुआ है और जो हमारे सामने सारी चीज़ें हैं, हैविंग सेड दैट, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ माहौल ऐसा बना, कुछ वज़रा ने हुकूमत की तरफ से कुछ तासुर ऐसा आ रहा था कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो भी फैसले आएंगे
वो तरक्की की राह में, जैसे मरीम नवाज साहब कहीं थी, रुकावट नहीं बन सकते, हुकूमत को कुछ नहीं होगा, हुकूमत यही है। लेकिन अब कुछ हवाएं बदलती हुई भी नज़र आ रही हैं, चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं ऐसी, क्योंकि जाहिर से तो मईशत का जो एक मामला था वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रिटिक का शिकार है, अपोजिशन की तरफ से भी और ख़ुद आपके साथ बैठी हुकूमती जमात की तरफ से भी। इन सारे चैलेंजेस को हुकूमत कैसे अब देखेगी और किस तरह से इनसे निपटेगी? जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपने मुल्क की मैशत की बात की, तो मैं इस पर जरूर बात करना चाहूँगा कि जी सबसे पहले जो नारा लगाया गया था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, मगर IMF के सामने भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे। इन सारी बातों के बावजूद जब खान साहब गवर्नमेंट में आए, उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने पाकिस्तान को ना के कर्जों की ऐसी लानत में जकड़ दिया, बल्कि जो जो बातें कही थी खान साहब ने, जो कौम से वादे किए थे, जो सबज बाग दिखाए थे, उनसे यू टर्न लिया खान साहब। और आप ये देख लें कि ऑन रिकॉर्ड चेक करें कि मुल्की तारीख का बदतरीन कर्जा खान साहब की गवर्नमेंट में लिया गया, जो पौने 4 साल की गवर्नमेंट थी। रियासत जब एग्रीमेंट करती है तो वो इमरान खान एग्रीमेंट नहीं करता, वो रियासत से पाकिस्तान एग्रीमेंट करता है। खान साहब ने जो एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो उन्होंने एग्रीमेंट IMF से किए, मुल्क की तारीख के बदतरीन कर्जे लिए, तो खान साहब ने वो अहद व पैमा जो रियासत पाकिस्तान ने किए थे, खान साहब ने वो सारे के सारे हवा में उड़ा दी। उन वादों को, उन अहद को, उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया। और आप जो बात कर रही हैं महंगाई की, जो आज मुल्क की मैशत का हाल है, हमने तो मुल्क को हमेशा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, अपने लीडरशिप की क़यादत में मुल्क को बेहतरीन सिम्मत दी। हमने 2017 में IMF को बाय बाय टाटा कह दिया था कि जी हमें अब और नहीं चाहिए, हम अपने मुल्क को अपने पांव पे, अपने ऑन पे लेके चलेंगे। मगर क्या हुआ, चलते पाकिस्तान को बेहतरीन हालात थे, पाकिस्तान के डॉलर 107 रुपए पे था, तो क्या किया गया कि जी खान साहब को लॉन्च करना था। इन्हीं हम ख्याल जजों की तरह के कुछ ऐसे मोजिज जज थे जिन्होंने खान साहब की लॉन्चिंग के लिए पूरा खान साहब को सपोर्ट किया, और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बेटे से सैलरी ना लेने पे घर भेज दिया। देखें, अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसा होता रहेगा और चलते और बेहतरीन पाकिस्तान को बेहतरीन सी पैक जैसे मंसूबे पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे थे, बिजली सस्ती सी, पेट्रोल सस्ता था, हर चीज पाकिस्तान में बेहतरीन अंदाज में, हर घर में चूल्हा जलता था, लोग खुश थे। मगर बुनियाद पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से पाकिस्तान का तरक्की करते हुए पाकिस्तान का सफर रोका गया, और रोकने के बाद खान साहब को लॉन्च किया गया। कम से कम खान साहब, अगर आपको लॉन्च कर दिया गया, आपको मौका मिला, तो आप हमारे नक्शे कदम पे चलते, उन पॉलिसियों को कंटिन्यू रखते जो पॉलिसियां पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाती थी। आपने CPEC बंद कर दिया, आपसे मुल्की इकोनॉमी जो थी वो आपसे संभाली नहीं गई। आप मिनिस्टर फाइनेंस से फाइनेंस बदलते रहे, आप अपने मिनिस्टर्स की टीम्स बदलते रहे। आपने पंजाब जैसे सूबे को, जो पाकिस्तान का दिल है, 14 करोड़ आबादी का सूबा है, आपने वहां पे बुज़दार साहब जैसी तोहफे दे दिए, जो जिनको आप कहते थे वसीम अकरम प्लस है। देखिए, पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, DPOs की, SPs की और DCs की बोलियां लगती थी उनकी पोस्टिंग्स के लिए। आपने गरीबों का माल, पंजाब का माल दोनों हाथों से लूटा, और उसके बावजूद आपने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि आप पहले कहते थे जी बाजवा साहब इस कौम के बाप हैं, मैं उनको 100 दफा भी अगर एक्सटेंशन देनी पड़े तो मैं उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। जब आप डिलीवर नहीं कर पाए, जब आप फेलियर्स की तरफ चले गए, तो तब आपने मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगाने शुरू कर दिए। आपने
मुल्क के उन मासूम बच्चों को, जो मासूम बच्चे बिल्कुल अभी कम सन उम्र में थे, उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी, एक नैरेटिव की तरह नैरेटिव चलाया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, रियासत के खिलाफ चलाई। भाई खान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आज अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं तो ये देखना पड़ेगा एक्सपर्ट को, कानून को अपना देखना पड़ेगा, क्या कानून के अंदर रह के ये फैसला दिया गया है या कानून के बाहर रह के ये फैसला दिया गया है। जो सीटें नवाजी गई हैं सुन्नी इत्तेहाद को या पीटीआई को, ये देखना पड़ेगा क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है या अपनी खुद पसंदी से कानून से बालातर जाके ये फैसला दिया गया है। खान साहब ने जो किया है, जो बीज उन्होंने कौम में बोया है, उन्होंने हमारे शहीदीन के मुजस्समे तोड़े। उन्होंने, आपने देखा नहीं, खान साहब के भांजे थे गालिबन वो नियाजी साहब, जो कोर कमांडर हाउस के सामने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म उन्होंने छड़ी पे लटकाया हुआ था और छड़ी पे लटका के उस यूनिफॉर्म की हुर्मत इस्तेमाल कर रहे थे। वो किसी कोर कमांडर का यूनिफॉर्म नहीं था, वो हमारे पाकिस्तान का यूनिफॉर्म था। शहीदीन के मुजस्समे तोड़े गए। कोर कमांडर हाउस में, जिना हाउस के अंदर आप घुसे, आपने उनको आग लगाई, जलाया, गिराया। क्या इनके ऑन रिकॉर्ड इनके बयानात नहीं है पीटीआई वालों के? क्या आप देखें अपना इनके मिनिस्टर्स के बयान कि जो चले कोर कमांडर हाउस की तरफ, आप इनके पुराने बयानात निकालें, आप वो निकाल के चलाएं कि आप देखें किस तरह उन्होंने दिफाई तनसीबात में हमले किए, किस तरह एक नैरेटिव बनाया गया पाकिस्तान को बुलडोज करने के लिए। देखें, हमें जिस तरीके का पाकिस्तान, जिन हालात में पाकिस्तान दिया गया खान साहब की तरफ से, आईनी तरीके से अदम एतमाद आया। अदम एतमाद जब असेंबली में आ जाता है तो फिर किसी के पास अख्तियार नहीं होता असेंबली तोड़ने का। इनके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ अगर कानून और आइन और लॉ की रोशनी में देखा जाए तो आर्टिकल 6 लगता है। ठीक हो गया बातें हमें जिस तरह पाकिस्तान दिया गया है। जी ठीक है सुहेल शौकत साहब। चंगेज खान साहब आपकी तरफ जाऊंगी। चंगेज साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और अब तो ऐसे आता है आप लोगों के हक में जी फैसले आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप लोग अभी भी लाडले हैं और आप लोगों को अभी भी रिलीफ मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी चंगेज साहब, चंगेज साहब की आवाज खोलिए ताकि मुझे चंगेज साहब की आवाज आए। चंगेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी चंगेज साहब, आपको आवाज? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी। ये आपका स्पीकर ऑफ है, आप स्पीकर अपना ऑन करें, मुझे आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। जी जी अब ऑन है, ऑन है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज, मुझे आपके क्वेश्चन की भी नहीं समझ लगी। अच्छा, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, अपना आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ना। बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रही जी? आपको मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। वो टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा ठीक है, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आपसे राब्ता करें और आपको दोबारा से जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ना मीनवाइल जाऊंगी जी अखवानज़ादा चट्टान साहब की तरफ। अखवानज़ादा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बस ठीक है। अखवानज़ादा चट्टान साहब, ये जो इस वक्त सारे सूरत हाल बनी हुई है, पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? बैन करने का मामला पीटीआई का आ गया, यहाँ तक मामला पहुँच गया। तार साहब ने तो जज्बात में ऐसी प्रेशर की, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से ही बात हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। जबकि हम सबको पता था कि चेयरमैन भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, अमरीका गए में इस वक्त वो। और शहीद रहमान साहबा ने भी कल जिस तरह से कहा, तो आप समझते हैं कि इस तरह से एक अपोजिशन की जमात, फर्द वाहिद की जमात होना, उसको इस तरह से करना जिस तरह से हुकूमत कर रही है, सोच रही है, उसके साथ फेयर इनफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रेदा, हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं हुआ है और हम समझते हैं कि मुशावरत होना चाहिए। न सिर्फ ये कि हर मसले पे ये मुल्क हम सब का है, ये सिर्फ हुकूमत का भी नहीं है और ये अपोजिशन का भी नहीं है। इस पे हम सब ने मिल बैठ के फैसले करने चाहिए और वही फैसले इस मुल्क के लिए अच्छे होंगे, वही इस मुल्क के लिए बेहतर होंगे जो हम सारे मिल के फैसले करेंगे। तो अभी तक तो हमारे साथ
कोई इस तरह का मुशावरत हुआ नहीं है। का और हमारे लीडरशिप का उसूली मौक़िफ़ ये है कि किसी पार्टी पे पाबंदी या बैन नहीं लगना चाहिए, और माजी में भी बहुत सारी पार्टियों में बैन लगे, इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ है। हाल ही में जो PTI का हुकूमत था, उन्होंने ये TLP पे पाबंदी लगाई थी, तो क्या इसका कोई असर हुआ? इससे पहले हमने दहशतगर्द तंजीमों पे पाबंदियां लगाई, उन्होंने दूसरे नामों से तंजीमें खोल दिए। तो हम समझते हैं कि मुशावरत होना चाहिए और इस तरह के इक़दाम से कोई हालात हमारे सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें और कमी आएंगी, लेकिन इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया है। चंगेज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अब आवाज आ रही है आपको चंगेज साहब? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलें, गुड हो गया। चंगेज साहब, आपके तकरीबन 40 अरकान असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, मुबारक हो आपको। अब तो आप लोगों को सुकून होगा, अब तो आप खुश होंगे कि आपके हक में फैसले आ रहे हैं और अमल दरामद भी हो रहे हैं सारे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है, ये हक में फैसले नहीं है, ये मेरिट के फैसले हैं। ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले हैं। ये राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट ये एक दूसरे पर ट्विस्ट किया गया चीज़ों को, इन कनाइवेंस विद ईच अदर। पहले हमारा बल्ला छीना गया और फिर एज पर प्लान हमें जो हमारी पार्टी की जो एग्जिस्टेंस थी उसको इन्होंने तस्लीम नहीं किया और हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके बावजूद कि हमने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार तहरीर किया, मैंने अपनी PTI की टिकट जमा करवाई, लेकिन इसके बावजूद मुझे PTI का नुमाइंदा तस्वर नहीं किया गया। आज़ाद हैसियत में मुझे जो है मेरा स्टेटस डिक्लेयर किया गया। तो जब मैंने इलेक्शन ही PTI से लड़ा था, जमात एग्जिस्ट करती थी, जमात का सिंबल लिया गया था जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से, तो मैं PTI का नुमाइंदा था। उसके बाद अगली बात जो थी जिस पे इन्होंने जाके आर्गूमेंट किया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इलेक्शन में उसने नहीं किया पार्टिसिपेट, लिहाजा उसकी पार्लिमानी पार्टी की हैसियत को तो उसको इंटरप्रेट किया गया और उसके बाद ये कहा वो अपनी आज़ाद मर्जी से जिस मर्जी पार्टी में चले जाएं। अच्छा, उनको क्यों आज़ाद डिक्लेयर किया गया? लॉजिक उस बिहाइंड क्या थी कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स में किसी खौफ की वजह से हमारे नॉमिनेशन पेपर ना रिजेक्ट हो जाएं, PTI से वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर में वो खाना खाली छोड़ दिया था। ठीक, उसकी जब इंटरप्रिटेशन हुई और जब तरमीन अल्लाह साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान की कौम उसको हम कैसे डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं, उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज किया हुआ है, लिहाजा जिन लोग हल्कों से ये इलेक्ट हुए हैं, जिम्मेदारी की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर यहाँ पे एक हमारे साथ खेल खेल दिया है। वो खेल क्या है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में जिसमें उन्होंने 39 जो है अपना MNA जिसमें मैं भी शामिल हूँ उसको PTI का डिक्लेयर किया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फैसले का जो दूसरा था उसमें पॉइंट कि अगर इंडिपेंडेंट जिस मर्जी पार्टी में जाएंगे तो वो उनको उसी पार्टी में उनकी शमूलियत तस्लीम की जाएगी। हमारे ऑलमोस्ट 41 में से 40 जो मेंबरान हैं उनके बयान हल्फी जो हैं पार्टी ज्वाइनिंग के वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को इन 41 को जो था वो हमारे साथ ही वो PTI के क्या जो है नामजद MNA जो था वो तस्लीम करके उनका नोटिफिकेशन करना चाहते थे, लेकिन आपके सामने हुकूमत के जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, इवन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, उन्होंने बबांगे दौल जिस तरह अदलिया की तजलील की और जिस तरह मुअज़्ज़ज़ जजों के बारे में जो रिमार्क दिए और ये कहा कि हम इस फैसले को ना तस्लीम करते हैं ना हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो पहले इनके साथ साजबाज है, जो इलेक्शन से कबल जो है बल्ले के निशान छीनने से लेकर
फॉर्म 47 जो है उसको मैनिपुलेट किया गया, किस तरह फ्रॉडुलेंटली फॉर्म 47 तैयार किए गए और सब्सिक्वेंटली जो सारी चीज़ें थी उसमें किया गया। उसने इनका एक इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूट के ऐसी इख्तियार नहीं की, बल्कि जो PMLN का एक अलाई बन के उन्होंने फिर ये एक जो है चाल चली ताकि ये मैटर डिले हो जाए और ये रजिस्ट्रार को भेज दिया। दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 8 पॉइंट्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन जो जजमेंट फुल कोर्ट की है, जिसमें 8 जजेस ने बाकायदा तौर पर ये डिक्लेयर किया और उसमें वो एक बाकायदा तौर पर एक ये भी पॉइंट था बड़ा कैटेगरिकली कि ये जिस जमात में आज़ाद जाएंगे उनको उस जमात का जो है मैंने तस्वर किया जाएगा। उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने आज दानिस्ता तौर पे नफी किया ताकि इस मैटर को थोड़ा सा लटका लिया जाए ऑन वन प्रीटेक्स्ट टू अनदर प्रीटेक्स्ट। लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है हक है और सुप्रीम कोर्ट ने ये हक उन्हें दिया है और इस हक पे जो फैसला आया है उस पे अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होना है और होकर रहेगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट के लिए तैयार रहे। अच्छा, ठीक हो गया है। चले, ये तो मामला सारा इस हवाले से हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो है सारी चीज़ें जो जिस तरह से की जा रही हैं उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। दूसरी जानिब इस सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ और भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये तो आईनी और कानूनी पहलू हैं जिसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि एक महंगाई का तूफ़ान है जो कि मज़ीद अभी इस वक्त आ रहा है और जिस तरह से हालात जा रहे हैं जिस तरफ, उस पर चंगेज़ साहब आप क्या कहेंगे? और कल की भी ये खबर थी कि जी पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से जी थी कि कंपनीज़ को दिया जा रहा है कि जी वो रेट तय करेंगी। इस इक़दाम को हुकूमत के आप कैसे देखते हैं? जी, गुजारिश ये है कि बड़ी मैं सीधी सी बात करूंगा, ये जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा अजाब और एक महंगाई की जिन जो है IPP की शक्ल में है, जब तक ये खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम इस महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। और ये खत्म इसलिए नहीं होना कि जो IPPs हैं वो जो हुकूमत में लोग हैं उनकी है और जो मुक्तदरा है उनकी कंपनीज हैं। और ये देखिए कि कैसे जो ऐसे एग्रीमेंट किए गए हैं जिसमें अवाम का नहीं सोचा गया, अपनी जाती मुफाद को सोचा गया। जब आप एक मुल्क की बागडोर संभालते हैं और उसी मुल्क में आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं और कारोबार भी वो है जो अवाम से डायरेक्ट वाबस्ता है और उसमें आप अवाम का खून चूस कर अपने मुनाफे में इजाफा करते हैं, तो फिर महंगाई आनी है। जब आप मुझे ये बताएं कि जब आप पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 8 करोड़ की लैंड क्रूजर स्पीकर को लेके देगी, जब 2 फॉर्च्यूनर डिप्टी स्पीकर को लेके देंगे, जब कंसर्न उनके सेक्रेटरी जो है उसको एक फॉर्च्यूनर लेके देंगे, तो जब इन अल्लो तल्लो में जाएंगे तो फिर महंगाई आनी है, अवाम का खून चूसना है। और तीसरी बात ये है कि जो डिक्टेटेड बजट है डिलीवर्ड बाई ए इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, और उस बजट में सिर्फ और सिर्फ सबसे जो ज्यादा है वो अवाम के खून चूसने के तरीकेकार बताए गए हैं। आप बिजली के बिलों को देखें, ये लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में होता, मैं डोंट वांट टू रिपीट दैट वेरी थिंग, लेकिन खुदकशी हो रही हैं। गुजरांवाला में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया बिल ज्यादा आने पर। आज मैं देख रहा था कि एक नौजवान ने खुदकशी कर ली, बिजली का बिल ज्यादा आ गया। रिसेंट पास्ट में 15-20 दिनों में 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। इसके बाद अगली जो है फिर पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि नेपरा जा रही है कि बिजली के यूनिट को मजीद महंगा किया जाए। इस जानब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इवन आप सब मीडिया वाले भी नहीं जो है बिल्कुल दे रहे हैं। मैं तो भी आपको क्या बताऊं, खुद जा जाके मैं भी बस अभी क्या बताऊं यहाँ पे। मैं जब ठीक है समझ गई मैं चंगेज़ साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जी 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 एक गुजारिश मेरी सुन ले जी। हम सब पीट रहे हैं कि खुदा के लिए इन IPP से जान छुड़ाएं, IPP से जान छुड़ाएं। करें। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देने लगा हूं कि
जो सलमान शहबाज की आईपीपी है जी, वो उसके लिए कोई वहां पे फर्नेस ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, बिकास जो गन्ने का पोग होता है उससे वो चलाया जाता है और वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। अब ये देखें कि 2014 में जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, ये आईपीपी के साथ मुआहदा हुआ और डॉलर्स में हुआ। 2021 में हमारी हुकूमत थी, तो आपने जब ये सारी चीजें के रिव्यू किया और इस इनको और जहांगीर तरीन की जो आईपीपी थी जहां से तनाजे चले, और इनको डिसएसोसिएट किया गया डॉलर से। बदकिस्मती देखें, इन्होंने नेपरा को एक लीगल नोटिस दिया बहुत बड़ी फर्म हायर करके, और मीन वाइल ये साजिश के जरिए जब रहीम की होगी फिर दबा कर उसी नेपरा से जो है वो डिसीजन करवा लिया गया, और उस आईपीपी को ना सिर्फ डॉलर में वापस पेमेंट हुई बल्कि वो जितना अर्सा वो उसमें वो 5% सरचार्ज लगाकर एरियर डालकर। जब हमारे मुल्क के हुक्मरानों का ये हाल होगा कि वो जाती मुनाफे की खातर मुल्क को दांव पर लगा देंगे और ये पैसा जितना नजायज कमाकर अपनी जायदादें एवन फील्ड की शक्ल में दुबई में बनाएंगे, कारोबार अपने जो है वो यहाँ से जो लगा के लोगों के खून चूस के जाएंगे। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन्होंने सिर्फ एक काम लिया हुआ है। आप इनसे पूछेंगे कि अच्छा आपके महंगाई का क्या हाल निकाला, तो इनका जवाब होता है इमरान खान खराब कर गया। आप इनसे पूछेंगे अच्छा तनख्वाहदार तबके पे आपने जो टैक्स स्लैब क्यों बढ़ाई है, इमरान खान खराब कर गया। इनके जहन पर दो चीजें सवार हैं, इमरान खान और इमरान खान का खौफ। अब जिसकी जो भी ये बात करते हैं इनको सिर्फ ये ठीक हो गया। सुहेल शौकत साहब की तरफ जाऊंगी। ठीक हो गया, समझ गई मैं आपकी बात चंगेज खान साहब। सुहेल शौकत साहब, आईपीपीज का मामला है और अब तो पेट्रोलियम जो कंपनीज है उनको भी आप डायरेक्ट देने के इख्तियारात करने जा रहे हैं पैसे, तो ये तो एक मनमाना हालात। और आईपीपीज में कौन लोग हैं? सलमान शहबाज साहब की जैसे भी बात की उनकी चल रही है, इसी तरह से जो करते धरते बैठे हुए तमाम पार्टीज के इस वक्त जो हुकूमत में है उनके जितने बड़े हैं वो सब आईपीपीज चला रहे हैं, और मुल्क को कौम का कौन सोच रहा है? तो सिर्फ बातें कहने में और प्रैक्टिकली करने में जमीन आसमान का फर्क है। जी, मैं फिर से बात शुरू करूंगा। जी, मैंने दोनों मोहतरम साहबान की बात सुनी है, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने खत्म की थी। जी, हमें 2017 पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पाकिस्तान जिस मुश्किलात से गुजर रहा है, हमने अपनी सारी की सारी सियासी स्टेक्स दांव पे लगा दिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिवा कोई ऐसा लीडर है जिसने आज तक डिलीवर किया है? कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें किसी दूसरी पार्टी के लीडर ने जो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो ये सीना तान के बता सके जी हमने पाकिस्तान में ये डिलीवर किया है। मां सिवाय सियासी फिरका वारियत के सिवा, झूठ के सिवा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मैं आज भी कहता हूं कि इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। जब कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं तो टीवी प्रोग्राम्स में आके मुल्क में हफरा दफड़ी नहीं फैलानी चाहिए, मुल्क में अनारगी नहीं फैलानी चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में, फितना फैलाने वाले लोग कभी जमीन के हाकिम नहीं हो सकते। आज फितना, इन्होंने बहुत फितना फैला दिया। 2018 से लेके 3.25 साल जो इन्होंने कर्जे लिए हैं, मुझे उस चीज का जवाब दे दें कि भाई वो पैसा कहां गया कौम का, जो आपने हिस्ट्री में जो 72 सालों में कर्जे लिए गए थे उसके हुजम के 80% बराबर कर्जे तो ये ले गए हैं अब 3.25 सालों में। उसका जवाब दे दे कि भाई वो पैसा किधर लगाया इन्होंने। मुझे ये बताएं, जब इस मुल्क को आप इस कर्जे के अंदर इस कदर मुल्क को आप मकरूज कर देंगे तो फिर मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही देनी पड़ती हैं, फिर कौमों को अजाला करना पड़ता है। हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिलीवर करने की, पंजाब गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं या वफाक की बात करते हैं तो मुझे बता दें कि बुज़दार साहब का पंजाब गवर्नमेंट में कोई एक भी कारनामा था? सिवाय ट्रांसफर बोलियां लगा के पैसे लेके और पोस्टिंग देने के सिवाय प्रॉपर्टीज के
बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ सोसाइटीज में, मुख्तलिफ सोसाइटीज में अच्छा, बड़े बड़े ये नाम है आपका उनमें, एक कंसर्न हो उनके गया जो सवाल मैंने जायज है कुछ किया। सुहेल शौकत साहब। मुझे अब ये आईपीपीस मुझे का ये तो बता दें दें, कि आज आईपीपीस का भी पंजाब बता दें। गवर्नमेंट, आज सीएम पंजाब मरियम नवाज के अगर आप इनिशिएटिव ले लें, 100 दिन के इनिशिएटिव्स अपने सामने रखें और बड़ी बयानतदारी के साथ फैसला करें कि ये लोग पौने 4 सालों में क्या हमारे 100 दिन का मुकाबला कर सकते हैं? 100 चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए कि हमने पंजाब गवर्नमेंट में जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इन 100 दिनों में, ये बता दें कि इन्होंने पौने 4 सालों में क्या किया। ठीक है सुहेल शौकत साहब, बात आपकी करते बात हैं, अपनी दूसरे जगह दुरुस्त प्रोविंशियल की है भी बात करते हैं, वफाक की भी बात करते जी हैं। सर, आप आपकी बता जगह, दें आपकी कि बात 10 अपनी साल जगह से सर दुरुस्त है। अभी 10 आईपीपीस साल के ऊपर बता गवर्नमेंट की दें। इन्होंने केपीके में, मुझे एक बात बताएं, 10 साल गवर्नमेंट की इन्होंने केपीके में, 10 साल गवर्नमेंट में इनका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दें। जी हम बिलियंस दरख्त लगा रहे हैं जी, भाई कहाँ गए वो दरख्त? खरबों रुपया आपने जाया कर दिया उन दरख्तों के चक्कर में, किधर है वो दरख्त? कोई दरख्त नजर नहीं आता। कोई एक कॉलेज, अच्छा स्कूल, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें, ये बता दें कि जी इन्होंने केपीके में दूध की शहद की नहरें बिछा दी हैं। मां सिवाय फिरका वारियत के सिवा, सियासी फिरका वारियत के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, कौम में तफरीक पैदा करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आज इनको फिर कहता हूं, कौमें तब तक तरक्की नहीं करती जब तक कौमें होश का नाखून ना लें। इनको फिरका वारियत से, सियासी फिरका वारियत से बाहर निकलना होगा। इनको कौम में मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। इनको मुल्क को, इनको सिर्फ और सिर्फ खान साहब चाहिए, भले पाकिस्तान तौबा इस्तग़फ़ारुल्लाह रहे ना रहे। अभी आप बयान सुना रही थी साबका स्पीकर साहब का, कैसर साहब का, कि वो कह रहे हैं कि जी देखा जाएगा, जो होगा फिर देखा जाएगा, देख लेंगे हम, अपना पाकिस्तान रहे ना रहे। तो इनकी पार्टी ने बयान दिए कि हमें खान चाहिए। भाई नहीं, पाकिस्तान रहेगा तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करेंगे, वो आगे आएंगे, नई नस्लें आगे आएंगी। हमें कौम को एक पेज पे लेके आने की जरूरत है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो पूरी कौम को एक पेज पे आना पड़ेगा। हमें डायलॉग्स करने पड़ेंगे। हमें एनआरगी की तरफ नहीं, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं, झूठ की तरफ नहीं। बहुत बोल लिया कौम से झूठ। हमें कम अज कम इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की मैशियत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, दफाई अदारों को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि अपनी फर्द वाहिद जात के लिए सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन मुश्किल हालात में हमें गवर्नमेंट्स मिली और आज भी जिन मुश्किल हालात से हमें गुजरना पड़ रहा है, वो हम जानते हैं। कौमों पे जब मुश्किल वक्त आता है तो कौमें मिलजुल के ही इस मुश्किल वक्त से निकल सकती हैं। ठीक है, अख्वाज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अख्वाज़ादा चट्टान साहब, पीपल्स पार्टी कैसे समझती है आईपीपीस का हल कैसे है? दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनीज को अब डिस्ट्रीब्यूशन के रेट्स के हवाले से हैंड ओवर करने की बात हो रही है। हाउ दिस विल क्रिएट अ फस इन द कंट्री? जी अख्वाज़ादा चट्टान साहब, देखिए जी, हमारा मसले का जो हल है, जो बिजली का हल है, वो ये है कि हम सस्ती बिजली पैदा करें। सस्ती बिजली पैदा हो जाती है पानी से, जो कि केपीके में कम से कम 500-550 डैमों का कैपेसिटी है कि आप यहाँ पे 500-550 डैम बना सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक दावा किया था कि मैं 300 डैम बनाऊंगा, लेकिन अभी तक 300 तो क्या कि एक डैम तक वो नहीं बना सके। दूसरा ये कि हम कोल बाहर से मंगवाते हैं, तो हम बाहर से जो कोल मंगवाते हैं इसकी जगह हम लोकल कोल तर से जो निकलता है इस पे हम आ जाए। और जब तक हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो वो तो हमें महंगा पड़ेगा। अगर आप ऑयल से बनाते हैं तो महंगा तो पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम इन दो चीजों पे आ जाए और इस पे अपना तवज्जो दे दे। सुहेल शौकत साहब ने एक बात की जो मुझे इस पे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि आप मुझे पाकिस्तान में कोई एक बताए कि उन्होंने कुछ किया है मां सिवाय नवाज शरीफ साहब के। तो मेरे भाई, आपको शायद याद नहीं है कि हमें एक ऐसा पाकिस्तान मिला था जो बांग्लादेश हमसे चला गया था। पाकिस्तान थोड़ा था, ऐसे हालात में हमें पाकिस्तान मिला और हमने इसको एटमी ताकत बनाया था। हमें ऐसे हालात में पाकिस्तान मिला जो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था,
जो बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि अस्करियत पसंद तो ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं। हमने इस पाकिस्तान को चलाया, इसमें अमन लाया, और हमारा हुकूमत जो ख़त्म हो रहा था तो अस्करियत पसंद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, और यहाँ पे हमने 18वीं तरमीम किया। हमने 19 साल बाद NF से अवार्ड किया, हमने सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी थी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो चंगेज़ खान साहब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये फैसला हुआ तो इसका मतलब ये था कि हम बाहर थे। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे 3 इदारे ऐसे हैं कि उन्होंने जो फैसले किए और जो फैसले करते हैं, इस पे किसी को ये डाउट नहीं है कि ये जो फैसला है ये हक और सच का हुआ है, इंसाफ का हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालें, तो हमें 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1 ये कि हम इलेक्शन में इस्लाहात करें, इस तरह का इस्लाहात करें कि आइंदा जो इलेक्शन होगा इसको हम यकीनी बनाएं कि इसमें दांधी नहीं हो, साफ हो और शफाफ हो। जो जीती इसको मुबारकबाद दे दी, जिस तरह के मुहज़्ज़ब दुनिया में होते हैं। जो हारे वो तस्लीम करे कि मैं हारा, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे किसी का एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन हो जाते हैं, किसी को यकीन नहीं हो जाते कि ये इलेक्शन। नंबर 1 रीदा जिस तरह आप दूसरों को सुनते हैं, काइंडली मुझे भी इस तरह टाइम दे दे कि मैं भी अपना सुन रही हूँ, आप ही को सुन रही हूँ। दूसरा ये कि हम नेब का इदारा खत्म करके एक इस तरह का इदारा बनाए कि वो जज, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स हर एक का एहतसाब करे, और वो किसी पे हाथ डाले तो किसी को ये शक नहीं हो कि इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और वो किसी को पकड़े तो वो जब अदालतों में पेश हो तो विक्ट्री का निशान नहीं बनाए, सारे कौम पहचाने कि इस इदारे ने पकड़ा है तो ये बंदा चोर है, और फिर इस पे साबित भी हो जाए। तीसरा ये कि हम अदालतों में इस्लाहात करें, जुडिशरी में इस्लाहात करें, इंसाफ देने में ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अदलिया जो है वो 160 नंबर पे है। इन्होंने जो फैसले की हैं, इन्होंने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी पे चढ़ाया था, इन्होंने तो पनामा में पकड़ा था नवाज शरीफ साहब को और अकामा में निकाल दिया, इन्होंने तो पाकिस्तान के कायदे आज़म के घर जलाने के बाद, शहीदों के तस्वीरों के बेहुरमती करने के बाद, ये सब कुछ करने पर, फौजी तनसीबात पे हमले करने के बाद, इमाम आलम की जहाज को जलाने के बाद भी इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था। ये कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान साहब को वहां से के हक में फैसले आ गए। वो तो गया था एक जमानत के लिए, अदालत ने उसको कह दिया कि भाई पिछली भी जो आपके केसेस है इसमें भी आपको हम जमानत देते हैं, मौजूदा केसों में भी हम आपको जमानत देते हैं, और आइंदा के लिए भी अगर आप पे कोई केस बनाए तो इसमें भी हम आपको जमानत देते हैं। तो ये जो अदालतें हैं इनके फैसलों पे कोई यकीन नहीं कर रहा है कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये इंसाफ पे मबनी है। जाहिर नजर आ रहा है कि अदालत में ग्रुपिंग है, साफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में लड़ाई है। लार्जर बेंच का फैसला है, ये आखिरी फैसला लार्जर बेंच का फैसला था। बहुत शुक्रिया खुनज़दा चट्टान साहब, चंगेज़ खान काकड़ साहब, सुनील शौकत साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है माजरत के साथ। अगर किसी को बुरा लगता है मेहमानों को, आपको पता है कि टाइम की कमी होती है और एक टाइम स्लॉट होता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।